राइज, ग्लोरी एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। 15th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया कई ताकतवर रियासतों में बटा हुआ था। तैमूरी एम्पायर कमजोर हो चुकी थी और उज़्बेक ट्राइब्स तेजी से ताकत हासिल कर रहे थे। इसी माहौल में 1483 में ज़हीरुद्दीन बाबर फरगाना वैली में पैदा हुआ। बाबर शुरू ही से सियासी चालाकियों और जंगी सलाहियतों में माहिर था। 12 साल की उम्र में इसने फरगाना पर हुकूमत संभाली। बाबर का ख्वाब था कि समरकंद, जो कि तैमूरी शान शौकत का मरकज था, पर कब्जा करे। 1497 में वो पहली दफा कामयाब हुआ, लेकिन बगावतों की वजह से उसे हुकूमत खोना पड़ी। अगले 10 सालों में वो 4 मरतबा समरकंद के लिए लड़ा, लेकिन उसकी कामयाबी सिर्फ आर्जी रही। एक मौके पर बाबर ने सिर्फ 240 जवानों के साथ एक मजबूत किले पर कब्जा भी कर लिया था। इसे बाबर्स ऑडेसिटी के नाम से जाना जाता है। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। यही शहर आगे चलकर इसकी पावर बेस बना। यहाँ से न सिर्फ वो अपने खोए हुए इलाकों के लिए लड़ता, बल्कि वो इंडिया पर भी नजरें जमा चुका था। काबुल में बाबर ने फौज को मुनज़्ज़म किया, तोपखाने तैयार किए, लोकल सरदारों से राब्ते बनाए और जासूसी के निजाम को भी बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया था। 1524 में बाबर ने पहली दफा इंडिया पर हमला किया। उसकी कामयाबी टेम्परेरी रही। इस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोधी की हुकूमत हुआ करती थी, जो कि एक कमजोर और गैर मकबूल बादशाह था। नॉर्दर्न इंडिया पर हुकूमत करने के लिए कई अफगान सरदार बाबर के साथ मिल गए थे। बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान पंजाब की जमीन पानीपत में एक जंग लड़ी गई, जिसको पानीपत की जंग कहा जाता है। इस जंग में बाबर के पास 12,000 वेल ट्रेन्ड सोल्जर, कैनन्स, जबकि इब्राहिम लोधी 1 लाख ट्रेन्ड सोल्जर्स और 1000 हाथियों के साथ लड़ रहा था। इस जंग में बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार डाला और साथ ही दिल्ली पर हुकूमत स्टार्ट की। इसी के साथ मुगल एम्पायर की शुरुआत हो गई। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जे के बाद सेंट्रलाइज सिस्टम मुतारिफ करवाया। 1527 में बाबर के खिलाफ राजपूत इत्तेहाद यानी राणा सांगा आया। बाबर और राणा संग्राम सिंह के दरमियान खानवा की जंग लड़ी गई। ये एक खूनरेज जंग थी, जिसमें बाबर ने अगेन अपने कैनन्स और अच्छी प्लानिंग की वजह से जंग को जीता। ये जंग राजपूत ताकतों के जवाल और मुगल एम्पायर की पावर के स्टार्ट का संगे मेल साबित हुई। इसके बाद बाबर ने 1528 में चंदेरी के मकाम पर मधु सिंह को भी शिकस्त दे दी और 1529 में घाघरा के मकाम पर अफगान सरदारों को भी शिकस्त दी। बाबर ने एक के बाद एक अपने दुश्मनों को कुचलकर पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। एक मौके पर बाबर सख्त बीमार हो गया। इसने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अगर उसको वो जिंदगी बख्श देगा तो वो हमेशा के लिए शराब नोशी करना छोड़ देगा, जो कि बाद में उसने छोड़ भी दी थी। आखिरकार 1530 में आगरा में बाबर का इंतकाल हुआ। इसकी तदफीन अफगानिस्तान काबुल में बागे बाबर में की गई थी। बाबर ने एक बहुत ही मजबूत एम्पायर अपने बेटे हुमायूं के लिए छोड़ी थी। 1530 हुमायूं। बाबर की डेथ के बाद उसका बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। हुमायूं एक नेक दिल और नरम गो बादशाह था, लेकिन सियासी लिहाज से कमजोर था और बाबर की तरह फैसला कौन बादशाह नहीं था, जिसके नतीजे में अफगान सरदार और राजपूत दोबारा से सर उठाने लगे। इसके अलावा लोधी खानदान के हामी अब तक भी मुजाहमत कर रहे थे। साथ ही मुगल फौज में अंदरूनी इंतशार शुरू हो गया। हुमायूं के इब्तदाई सालों में बिहार के इलाके में शेर खान, जो कि एक अफगान सरदार था, जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से मशहूर हुआ, ताकत हासिल कर रहा था। गुजरात में बहादुर शाह गुजराती एक मजबूत हुकूमत कायम करना चाह रहा था। हुमायूं ने गुजरात में आर्मी भेजी, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसी दौरान शेर शाह सूरी ने बिहार में हमला कर दिया और हमला करते हुए बंगाल तक अपना कब्जा जमा लिया। शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान था। वो रोहतास के एक अफगान खानदान से ताल्लुक रखता था। जवानी में वो बंगाल के एक नवाब के दरबार में मुलाजिम था, लेकिन अपनी जहानत और बहादुरी की वजह से जल्द ही प्रोमिनेंट हो गया। शेर शाह सूरी ने अपनी विक्ट्री से बंगाल और बिहार को यूनाइटेड करके एक अफगान हुकूमत कायम की। शेर शाह सूरी को शेर खान इसीलिए कहा जाता था कि उसने एक मकाम पर अकेले शेर का मुकाबला भी किया हुआ था। शेर शाह सूरी की बढ़ती हुई ताकत की वजह से मुगल बादशाह बहुत ज्यादा परेशान था। इसके नतीजे में ही 1539 में मुगल बादशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान बिहार के अंदर चौसा की जंग लड़ी गई, जिसमें मुगल आर्मी की शिकस्त हुई और हुमायूं को बमुश्किल वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। ये वो जंग थी जिसने पहली दफा मुगल एम्पायर को बिल्कुल जमीन बोस कर दिया था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को मुकम्मल तौर पर इंडिया से बेदखल कर दिया था। 1540 में हुमायूं ने अपनी फौज को दोबारा से मुनज़्ज़म करते हुए शेर शाह सूरी के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन इस जंग में भी हुमायूं को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस जंग का नाम बैटल ऑफ कनौज था। हुमायूं अपने एम्पायर से महरूम हो गया और इस फतह के नतीजे में शेर शाह सूरी ने दिल्ली का तख्त संभाल लिया। शेर शाह सूरी बहुत ही मुनज़्ज़म और काबिल हुक्मरान था।
इसने 1540 से लेकर 1545 तक इंडिया पर हुकूमत की। इसने इन 5 सालों में ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए कि इसके बाद आने वाले मुगल्स और इवन ब्रिटिश ने भी इसी के निजाम पर अपनी हुकूमतें कायम की। इसने ग्रैंड ट्रक रोड, जिसे जीटी रोड कहा जाता है, बंगाल से पेशावर तक बनवाई। इसके अलावा इसने पोस्ट का निजाम बनाया, टैक्स रिफॉर्म्स की, जुडिशरी का सिस्टम मुतारिफ करवाया, न्यू करेंसी बनाई जो कि बाद में इंडिया की करेंसी भी बनी। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने हर सराय में फ्री फूड और शेल्टर का इंतजाम किया हुआ था, जिसमें मुसलमान और हिंदुओं के लिए अलग-अलग किचन का भी इंतजाम किया गया था। 1545 में कलंजर के मकाम पर एक किले का मुहासरा करने के दौरान एक कैनन के हादसाती तौर पर फटने से शेरशाह सूरी बुरी तरह से झुलस गया, जिसकी वजह से उसकी बाद में डेथ भी हो गई। शेरशाह सूरी की डेथ के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी तख्त पर बैठा, लेकिन वो अपने बाप की तरह मजबूत हुक्मरान नहीं बन सका। अफगान एम्पायर में इंतशार शुरू हो गया और हुमायूं के लिए दिल्ली का तख्त वापस लेने का यही एक मौका था। शेरशाह सूरी से शिकस्त के बाद हुमायूं पहले सिंध गया था, जहां लोकल्स ने उसकी मज़ाहमत की। इसके बाद वो बलोचिस्तान गया, वहां पर भी लोकल्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया, जिसके बाद मजबूरन उसको सफाविद पर्शिया जाना पड़ा, जो कि मॉडर्न डे ईरान है। ईरान के बादशाह तहमासप सफवी ने हुमायूं को सपोर्ट का वादा किया, लेकिन इसके लिए उसने एक शर्त भी रखी। उसने कहा कि कंधार पर कब्जे के बाद हुमायूं सफवी इन्फ्लुएंस को मानेगा। हुमायूं ने इस शर्त को फौरन कबूल कर लिया। 1555 में हुमायूं ने सफवी आर्मी के साथ कंधार पर कब्जा कर लिया और काबुल में अपने भाई कामरान को शिकस्त दी और आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौज को मुनज़्ज़म करते हुए पहले लाहौर और फिर दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। इस्लाम शाह सूरी की वफात के बाद अफगान एम्पायर बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। 1555 में मुगल्स ने दोबारा से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मुगल एम्पायर के बहाल होने के सिर्फ चंद महीने के बाद ही हुमायूं अपने महल की सीढ़ियों से गिरकर हलाक हो गया। आज भी दिल्ली में इसका मकबरा शानदार मुगलिया फन तामीर की मिसाल है। यही वो डिजाइन था जिस पर बाद में ताजमहल भी बनाया गया। 1556 अकबर। हुमायूं की डेथ के बाद उसका बेटा जलालुद्दीन अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में बादशाह बना। ये वो लम्हा था जब मुगल एम्पायर एक नए दौर में दाखिल हुई, एक ऐसा दौर जो ताकत और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सुनहरा जमाना कहलाता है। अकबर का दौर महज एक एम्पायर का नहीं बल्कि एक तहजीबी टाइम का आगाज था। हुमायूं की डेथ के बाद एम्पायर अंदरूनी और बैरूनी खतरात से घिरा हुआ था। असल इख्तिदार अकबर के सरपरस्त बैरम खान के पास था। अकबर फिलहाल पंजाब के इलाके कलानौर में मुकीम था। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई। मुगल आर्मी की क़यादत बैरम खान कर रहा था। हिमो एक हिंदू जर्नैल जिसने अफगानों और राजपूतों को साथ मिलाकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मुगल आर्मी ने बेहतरीन हिकमत अमली और अपने कैनन्स का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर विक्ट्री हासिल की। हिमो जख्मी होकर कैद हुआ और उसी वक्त मार दिया गया। इस जंग के बाद बैरम खान ने मुगल आर्मी को मजीद मजबूत करना स्टार्ट कर दिया। इसने बगावतों को कुचला और अकबर के लिए एम्पायर को मजीद मुस्तहकम कर दिया। मगर अकबर जब जवान हुआ तो वो अपने मामलात को खुद संभालना चाहता था, जिसके नतीजे में बैरम खान की ताकत कम होना शुरू हो गई। बैरम खान हज के लिए रवाना हुआ, लेकिन उसे रास्ते में कत्ल कर दिया गया। इसके बाद एम्पायर को टोटली अकबर ने संभाल लिया। अकबर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कारनामा राजपूतों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना था। 1576 में मुगल आर्मी ने चित्तौड़गढ़ का मुहासरा किया। मुगल्स और राजपूतों के दरमियान घुमसान की जंग हुई। इस जंग का नाम बैटल ऑफ हल्दी घाटी पड़ा। अगरचे इस जंग में राजपूतों को शिकस्त हुई, मगर महाराणा प्रताप सिंह ने ये जंग बहुत ही ज्यादा बहादुरी से लड़ी थी। कुछ राजपूत सरदारों का मुगल एम्पायर का एलाय बनने की वजह से वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए थे। इस जंग का नतीजा अकबर के एलाय मान सिंह की कामयाबी के साथ निकला। अकबर ने जंग के साथ साथ मैरिजेस और पॉलिटिकल यूनिटी की पॉलिसी अपनाई। इसने अंबर के राजा भरमल की बेटी से भी शादी की, जिसका नाम जोधा बाई था। इसने राजपूत सरदारों को दरबार में आला ओहदे दिए, जिजिया टैक्स खत्म किया। इस फैसले ने मुगल एम्पायर को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर मुस्तहकम किया। इसके अलावा मंदिरों पर हमले करना बंद कर दिया। वो अक्सर अपने दरबार में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट और जायनिस्ट उलमा को मुकालमे के लिए बुलाया करता था। 1582 में अकबर ने दीन इलाही यानी डिवाइन फेथ मुतारिफ करवाया। ये एक ऐसा मजहबी फलसफा था जिसमें तमाम मजाहिब को जोड़कर एक मजहब मुतारिफ कराने की कोशिश की गई थी। अकबर ने तकरीबन पूरे नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल कर लिया था। गुजरात 1572, बंगाल 1576
1586, कश्मीर 1586, सिंध 1591 और दक्कन 1596 में शामिल हुआ। इस टाइम मुगल एम्पायर बंगाल से काबुल और दक्कन से कश्मीर तक फैल चुकी थी। अकबर का दरबार इल्म फनून मुसव्वरी, मौसीकी और तामीरात का गहवारा बन चुका था। अकबर के दरबार के मशहूर शख्सियात में फैजी और अबू अल फजल मशहूर उलमा, वो मौरख थे, तानसेन एक मशहूर मौसीकार, राजा मान सिंह एक राजपूत कमांडर और बीरबल मुशीर था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी के नाम से एक शाहकार शहर तामीर करवाया। इसके बाद बुलंद दरवाजा बनवाया और आगरा फोर्ट को मजीद एक्सपेंशन दी। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद एक ज़हीन और इंसाफ पर सख्ती से कारबंद बादशाह था। अकबर के आखिरी सालों में उसके बेटे जहांगीर के साथ इख्तलाफात रहे। 1605 में अकबर की डेथ आगरा के करीब सिकंदरा में हुई, जहां इसका शानदार मकबरा आज भी मौजूद है। हिस्ट्री में अकबर को आज भी द ग्रेट मुगल कहा जाता है।